Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Today's topic of discussion is antibiotics and vaccines unit number 18. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स हैं आपके पास. फर्स्ट आपके पास है एंटीबायोटिक के डेफिनेशन. एंटीबायोटिक एक ऐसा ड्रग है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है या उस बैक्टीरिया को किल कर देता है. ये ऐसे केमिकल्स हैं जो आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हो. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपके पास एग्जांपल्स है बैक्टीरिया और फंजाई की. नेक्स्ट आपके पास है कैटेगरीज ऑफ एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाता है. कुछ एंटीबायोटिक्स आपके पास होती हैं बैक्टीरिसाइडल, जिसका क्या मतलब है कि वो बैक्टीरिया को किल करती हैं. कुछ आपके पास हैं बैक्टीरियोस्टैटिक. ये ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो उनकी बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक कर काम करती हैं. फर्दर आपके पास 3 मेजर कैटेगरीज हैं या ग्रुप्स की आप ग्रुप्स कह सकते हो. फर्स्ट इज़ cephalosporins, second tetracyclines, third is sulfa drugs which are also known as sulfonamides. सिफेलोस्पोरेंस इंटरफेयर करते हैं बैक्टीरिया की बैक्टीरियल सेल वॉल से. इस वजह से आपके पास क्या है बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स. सिफेलोस्पोरेंस के अगर यूजेस की आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो. इनको यूज़ किया जाता है नमूनिया, सोर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस और ब्रोंकाइटिस वगैरह की ट्रीटमेंट के लिए. सेकेंड टाइप टेट्रासाइक्लिन्स, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स हैं. अब यहाँ पे ब्लू बॉक्स में आपको बताया गया कि व्हाट आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ये भी आपके पास दो कैटेगरीज हैं एंटीबायोटिक्स की. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जिनको हम काफ़ी इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं. लेकिन सेकंड आपके पास है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ये ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो चंद इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए ही यूज़ की जा सकती हैं. अब टेट्रासाइक्लिन्स हैं आपके पास. इनको हम यूज़ करते हैं इन्फेक्शंस जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट और इंटेस्टाइन वगैरह के इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए हम टेट्रासाइक्लिन्स को यूज़ करते हैं. टेट्रासाइक्लिन्स को ऐसे जिन बच्चों की एज अंडर 8 हो, अंडर द एज ऑफ 8 हो, उनको आप यानी कि उनमें टेट्रासाइक्लिन्स यूज़ नहीं करेंगे. ये एंटीबायोटिक उनको नहीं दी जाएगी. एंड स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ टूथ डेवलपमेंट, यानी कि उस पर वो बैड इफेक्ट रखेगी. सेकेंड थर्ड टाइप सल्फा ड्रग्स विच आर सल्फोनामाइड्स. सल्फा ड्रग्स आपके पास सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैं. ठीक है, इनमें क्योंकि सल्फोनामाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है. सल्फोनामाइड्स आपके पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स हैं. ये इनहेबिट करती हैं बैक्टीरिया में फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को, और इनको यूज़ किया जाता है नमूनिया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए. फर्स्ट ब्लू बॉक्स में आपको बताया गया कि एंटीबायोटिक्स सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है मॉडर्न मेडिसिन में. थर्ड ब्लू बॉक्स, अगर एक्सपायर्ड ड्रग्स वगैरह यूज़ किए जाएँ एज अ मेडिसिन तो वो आपकी किडनीज को डैमेज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. एंटीबायोटिक्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ कर चुकी है आजकल की मेडिसिनल फील्ड में या डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के लिए. अब लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट अपनी बॉडी में रेजिस्टेंस यानी कि डेवलप कर सकते हैं. ऐसे बैक्टीरिया जो बार बार एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं उनका उन बैक्टीरियाज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहता. जैसा कि इस ब्लू बॉक्स में बताया गया कि जो जब एक बैक्टीरिया को बार बार एक्सपोज किया जाएगा सेम एंटीबायोटिक्स से, तो वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएंगे और उन पे उस ड्रग का ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया है कि बैक्टीरिया अपनी किस तरह रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं. बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि इनकी इंटरनल मैकेनिज़्म उस एंटीबायोटिक की वर्किंग को रोक देते हैं. कुछ बैक्टीरिया जीन्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को डेवलप करने के लिए बिटवीन दैम. ठीक है. ऐसे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो पॉसिबल बना देते हैं कि जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो भी रेजिस्टेंस एक्वायर कर सकें, यानी कि वो भी अपनी बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा कर सकें. एक और रीज़न आपके पास कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया में इस वजह से इंक्रीज़ कर रही है क्योंकि इनको ऐसी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है कि जिसके यानी कि उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है. जैसे कि एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जा रहा है ऐसी इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए जो कि वायरसेस की वजह से हो रहे हैं. बैक्टीरियाज में जो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप होती जा रही है, ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है क्योंकि कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत तेज़ी से यानी कि बढ़ती जा रही हैं. बहुत मुश्किल हो रहा है उनको ट्रीट करना. कुछ ऐसे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं ज़्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक्स को यूज़ करके. लेकिन फिर कुछ ऐसे भी इन्फेक्शंस हैं जिनको हम यानी कि एलिमिनेट नहीं करवा पा रहे न्यू एंटीबायोटिक्स यूज़ करने के बावजूद. नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैक्सीन. फर्स्ट आपके पास है 3 लाइन्स में डेफिनेशन. वैक्सीन ऐसा मटेरियल जिसमें वीकेंड
या किल्ड पैथोजेंस मीन्स जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, और वैक्सीन को यूज़ किया जाता है ह्यूमन बीइंग की या किसी की भी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करवाने के लिए अगेंस्ट अ डिजीज़। यानी कि वो वैक्सीन क्या काम करती है, उस ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवाती है। एंटीबॉडीज़ होती हैं ऐसे प्रोटीन्स जो कि हेल्प करते हैं डिफरेंट इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ने के लिए, और आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट दैट डिजीज़। 1796 में एक ब्रिटिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले, यानी कि ये फर्स्ट वैक्सीनेशन थी इन द वर्ल्ड, उसने क्या किया कि उसने पस सेल्स इंजेक्ट किए एक यंग बॉय में ताकि उसको इन्फेक्ट किया जा सके काउपॉक्स से। जब वो लड़का रिकवर हो गया काउपॉक्स से, तो जेनर ने क्या किया कि उसने पस सेल्स एक स्मॉल पॉक्स पेशेंट से लेकर उसकी बॉडी में इंजेक्ट किए, लेकिन उस लड़के को स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ उसकी बॉडी में डेवलप नहीं हुई। ये जो काम इंटेंशनली किया गया था, यानी कि उस बच्चे को खुद इन्फेक्शन दिया गया काउपॉक्स का, उस इन्फेक्शन ने उसको प्रोटेक्ट किया स्मॉल पॉक्स से। इस मेथड को नेम दिया गया वैक्सीनेशन, और जिस सब्सटेंस को यूज़ करके वैक्सीनेट किया जा रहा था उसको कहा गया वैक्सीन। मोस्ट कॉमन मेथड क्या है वैक्सीन लेने के, इस विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, लेकिन कुछ वैक्सीन बाय माउथ और नेसल स्प्रे के ज़रिए भी दी जा सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, यानी कि वैक्सीन काम किस तरह करती हैं। पैथोजेंस में स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहा जाता है एंटीजेंस। जब ये पैथोजन किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं, यानी कि उसके ब्लड में एंटर करते हैं, तो ये प्रोटीन स्टिमुलेट करवाते हैं उसकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स। और वो क्या इम्यून रिस्पॉन्स उसकी बॉडी में क्या होता है कि वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। वो एंटीबॉडीज़ बाइंड करती हैं पैथोजेंस के साथ और उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसके साथ क्या होता है कि मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं होस्ट की बॉडी में, जो उसकी ब्लड में यानी कि उसकी बॉडी में तब तक रहते हैं, और क्या काम करते हैं, फ्यूचर इन्फेक्शंस, यानी कि अगर उस सेम पैथोजन से फ्यूचर में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जब एक वैक्सीन को यानी कि इंट्रोड्यूस करवाया जाता है होस्ट की बॉडी में, तो क्या होता है वहाँ पे प्रेजेंट वाइट ब्लड सेल्स स्टिमुलेट यानी कि एक्टिव हो जाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स यानी कि बीटा लिम्फोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स, अब वो क्या करते हैं, उन वीकन टू डेड पैथोजेंस को एज एनिमी रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एंटीबॉडीज़ उनके ब्लड में रहती हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट द फ्यूचर इन्फेक्शन विद द सेम पैथोजन। अगर जब जो रियल पैथोजेंस हैं वो उसके ब्लड में एंटर करते हैं, तो क्या होता है, उनकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ उस पैथोजेंस को किल कर देती हैं। इस ब्लू बॉक्स में आपको बताया गया है कि स्कूल अटेंड करने से पहले यंगर एज में वैक्सीनेशन करवाना चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन क्या है, इस वजह से क्या हुआ है कि बहुत सी वंस कॉमन, जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉमन थी, जिसमें आपके पास हुपिंग कफ, पोलियो, स्मॉल पॉक्स और इस तरह की डिफरेंट डिजीज़ की एग्जांपल आ जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉमन थी, लेकिन वैक्सीनेशन की हेल्प से ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। अब कुछ वैक्सीन जो सी लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करते, जिसमें आपके पास एग्जांपल दी गई है टेटेनस वैक्सीन की। ये कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि फिक्स्ड इसकी लिमिट है, उसी टाइम में ये इफेक्ट रहती है। इस केस में क्या किया जाता है कि बूस्टर शॉट्स यूज़ किए जाते हैं ताकि कंटिन्यूस प्रोटेक्शन को मेंटेन रखा जा सके उस ह्यूमन बॉडी के अंदर। ओके क्लास, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं विद एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 18। First MCQs is antibiotics are used for the treatment of viral infections, treatment of bacterial infections, immunization against infection, both A and B. Correct option is B. MCQs number 2. The substances used for the treatment, cure, prevention or diagnosis of disease are called. Correct option is A. Medicinal drugs. थर्ड MCQ, एस्पिरिन इज कैटेगराइज एज, करेक्ट ऑप्शन इज बी, अ सिंथेटिक ड्रग। आपको याद होगा, आप लोगों ने सोर्सेज ऑफ ड्रग्स में ये एग्जांपल पढ़ी थी। फोर्थ MCQ, द ड्रग्स यूज टू रिड्यूस पेन आर नोन एज, करेक्ट ऑप्शन इज ए, एनाल्जेसिक्स। फिफ्थ MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, करेक्ट ऑप्शन इज सी, सिफेलोस्पोरिन। सिक्स्थ MCQ, विच ऑफ दीज एडिक्टिव ड्रग्स आर आल्सो यूज्ड एज पेन किलर्स, करेक्ट ऑप्शन इज ए, नार्कोटिक्स। Seventh MCQ, sulfonamides affect bacteria in the following way. Correct option, stop the synthesis of folic acid. Eighth MCQ, what is true about vaccines? Correct option is C. ये ट्रीट करते हैं एग्जिस्टिंग इन्फेक्शंस को और प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द फ्यूचर इन्फेक्शंस। नेक्स्ट आपके पास हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आप लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 एंड 5। क्वेश्चन 1 का आपके पास आंसर है ऑन पेज नंबर 150। डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम फार्मेसी।
Question 2, differentiate between medicinal drug and addictive drug, page 150. Differentiate between analgesic and antibiotic, answer is on page 152. What is marijuana? To which category of addictive drugs it belongs? ये भी टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हो, आंसर इज ऑन पेज 153. डिफरेंशिएट बिटवीन नार्कोटिक्स एंड हेल्यूसिनोजेंस, आंसर इज ऑन पेज 153. ये टॉपिक भी आपने कवर किया है. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. अब अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ये 5 क्वेश्चंस आप लोग करेंगे क्योंकि आपने सारे टॉपिक कवर किए हैं. ठीक है, आप लोगों ने ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, गिव एग्जांपल, आंसर इज ऑन पेज नंबर 151. मेडिसिनल ड्रग्स वाला टॉपिक आपने कवर किया था. राइट अ नोट ऑन सेडेटिव्स, नार्कोटिक्स, हेलुसिनोजेंस, आंसर इज ऑन पेज 153 टू 154. क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द मेन ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, आंसर इज ऑन पेज 155. आपने बैक्टीरियासाइडल, बैक्टीरियोस्टेटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा था, वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. और उसके अलावा आपने ग्रुप्स ऑफ, आपको याद होगा हम लोगों ने कवर किया था, ये आपके पास मेजर ग्रुप्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, आंसर इज ऑन पेज 155. क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, आंसर इज ऑन पेज 156. ये टॉपिक भी आपने कवर किया था, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन्स.